तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आपको याद होगा कि डरो मत का जो संदेश इस देश के लोगों को दिया, अब वो उसी संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे आगे बढ़ाते हुए बब्बर शेर की मिसाल दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पटना में राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया था और आज कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी देश के लोगों को निडर होकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये देश शेर और शेरनियों का देश है। राहुल गांधी कह रहे हैं जो किसी से डरते नहीं हैं। इस वीडियो में एक जो वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी की आवाज़ के साथ में, उस वीडियो में राहुल ने ये भी बता दिया है कि कैसे उन्होंने हिंसा और नफरत सही, लेकिन फिर अपने दिल में मोहब्बत को जगह दी। आइए ज़रा देख लेते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आवाज़ राहुल गांधी की पहले आप लोग सुन चुके हैं, उनके भाषण का अंश है इस वीडियो में, लेकिन यहाँ इस बात को शुरुआत में क्यों रख रहा हूँ आगे आपको और समझ में आएगा, लेकिन देखिए, सुनिए जरा। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है। बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज 31 अक्टूबर भी नहीं है और ना ही 21 मई है, यानी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का शहादत दिवस आज नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने आज ये वीडियो जारी करके फिर से ये बताया है कि अब राहुल गांधी के डरो मत के आह्वान को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी और पूरे देश में फैलाएगी। कांग्रेस का ये आह्वान साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ है। चुनाव के वक्त कांग्रेस की ये पहल बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे ही मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश तक बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और बीजेपी मुश्किलों में फंसी हुई दिख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के बाद देश वापस लौटे हैं, तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे और बताया जा रहा है कि मोदी जी ने नड्डा जी से पूछा कि देश में क्या चल रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने बताया है कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और देश खुश है। कितने आश्चर्य की बात है कि मोदी जी को अमेरिका और रूस सबकी खबर है, लेकिन जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं वहां के हाल के बारे में उन्हें अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछना पड़ रहा है। मोदी जी को क्या पता नहीं था कि मणिपुर के क्या हालात हैं और उस पर हुई सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ। खैर, कांग्रेस ने आज इस बात पर मोदी जी को भी घेरा है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पुरानी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आज फिर से कांग्रेस ने जारी किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इबोबी सिंह बैठे हुए हैं जो सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर के कांग्रेस पार्टी से, और वो बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इससे पहले मणिपुर के मसले पर जो सर्वदलीय बैठक अमित शाह ने बुलाई थी, उस बैठक में क्या कुछ हुआ उसको लेकर के मीडिया के सामने मुखातिब हुए इबोबी सिंह भी और जयराम रमेश भी। सुनिए जरा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं हमारे देश के, मणिपुर के, और जो प्रमुख पार्टी की ओर से, प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से बैठक में मौजूद हैं, 3 घंटे के समय में उनको मुश्किल से 7 मिनट दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई मणिपुर को जानता है वो इबोबी सिंह जी हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार चुनकर आए हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चलाई है। मणिपुर 2001 में जल रहा था, जून के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब जल रहा था। उसके बाद
मणिपुर अमन, शांति, सद्भावना, विकास के रास्ते पर लौट आया, उसका एक कारण है, प्रमुख कारण यह है कि इबोबी सिंह जी ने 15 साल वहां स्थिर सरकार दी और उनको 3 घंटे के समय में, 3 घंटे के बैठक में सिर्फ मुश्किल से 7-8 मिनट देना, मैं समझता हूं बड़ी अफसोस की बात है और ये बहुत अपमानजनक भी है, न केवल हमारे पार्टी को बल्कि हमारे एक वरिष्ठ और अनुभवी साथी और नेता को भी। तो सुन लिया आपने जयराम रमेश को। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि इबोबी सिंह जी को 3 घंटे के समय में से सिर्फ 7-8 मिनट का समय दिया गया और इबोबी जी 15 साल तक मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से मीटिंग में मौजूद थे और ये बड़े अफसोस की बात है और अपमानजनक भी है। यानी कांग्रेस मणिपुर के हालात पर बीजेपी से लगातार जवाब मांग रही है। आपको याद दिला दूं कि जब मणिपुर में हालात बिगड़ रहे थे तब मोदी जी कर्नाटक चुनाव में बिजी थे और अब एक बार फिर मोदी जी का ध्यान चुनाव पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 2-3 जगह जाने वाले थे और सबसे बड़ी चीज़ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रोड शो करने वाले थे, लेकिन उनका रोड शो कैंसिल हो गया है। भोपाल पहुंचेंगे और वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो भी करना था, लेकिन रोड शो अब बारिश की वजह बताते हुए उसको कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले अप्रैल में भी मध्य प्रदेश में मोदी जी का रोड शो रद्द हो गया था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बार बार मोदी जी के रोड शो को रद्द करना यही दिखाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है और मोदी जी को किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाने के लिए बीजेपी रोड शो नहीं कर रही है। कर्नाटक में पेसीएम के पोस्टरों ने बीजेपी को मुश्किल में डाला था। 40% पेसीएम की सरकार, आपको याद होगा। तो इधर भोपाल में फोन पे के पोस्टर, न सिर्फ भोपाल में बल्कि अलग अलग शहरों में, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ, ये कह रहे हैं ये फोन पे। ये पोस्टर मुसीबत बने हुए हैं खासकर बीजेपी के लिए और साफ दिख रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के हमलों से बचने के लिए सारे पैंतरे आजमा रही है। वहीं राहुल गांधी देश की जनता को बब्बर शेर की तरह निडर होने का संदेश दे रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं, इजिप्ट की यात्रा पे जाते हैं। अमेरिका की यात्रा पे जब वो रहते हैं उसी समय उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होता है। विरोध इस कदर होता है कि पूरी दुनिया उस तस्वीर को देखती है। और इतना ही नहीं, उस बीच बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका इंटरव्यू भी चलता है CNN में और CNN के इंटरव्यू में उनसे जब सवाल भारत पर पूछा जाता है तो वो बड़ी साफ गोई के साथ वो जवाब देते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता या उनसे बातें करता, देख लीजिए लिखा हुआ है, बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मैं उनसे कहता कि अगर वो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी आशंका है कि किसी पॉइंट पर आकर भारत टूट सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी से मुलाकात में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। हमने देखा है कि जब आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा तो ये ना भारत के मुसलमानों के हित में होगा और ना भारत के हिंदुओं के हित में। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में पूरी ईमानदारी से बात की जानी चाहिए। ये नागवार गुजरा यहाँ बीजेपी के नुमाइंदों को और इतना ही नहीं बल्कि संसदीय पद पर बैठे हुए कुछ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को। सबसे पहले मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट करके लिखा, ये देख लीजिए, देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ। भारत में बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं और पहले भारत के हुसैन ओबामा से निपट लें, उसके बाद हम वाशिंगटन की तरफ जाएंगे। इसका हिंदी रूपांतरण सीधे आपके सामने रख रहा हूं। द असम पुलिस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रायोरिटीज, ये कह रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा और अपने असम पुलिस की बात यहां रख रहे हैं। यानी कि पहले यहां के हुसैन ओबामा से निपट लें, उसके बाद वहां के हुसैन ओबामा यानी कि बराक ओबामा से निपटेंगे, ये कहा। और इसके बाद एक इनसे भी आगे निकल करके एक बयान और आया, वो है निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है।
उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जब वो राष्ट्रपति थे तो एक नहीं बल्कि 6 देशों पर उन्होंने बमबार्डिंग करवाई है और एक नहीं बल्कि 26,000 बम गिराए। वो कौन से देश थे और कितने बम गिराए गए, क्यों गिराए गए और उसमें ओबामा का क्या हाथ है, वो सब हम यहां जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे तो क्या कुछ हुआ, लेकिन उससे बाहर जब निकल करके यानी अमेरिका से बाहर निकलकर जब इजिप्ट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मस्जिद में जाते हुए दिखाई दिए। वहां पर वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलते हुए, गलबहियां करते हुए दिखाई दिए। और आप याद कीजिए कि 2018 में भी ऐसी तस्वीरें आई थी, अब 2023 में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलते जुलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुनाव से पहले ही क्यों दिखाई देते हैं, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी तरफ चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तौर तरीके जनता देख रही है और वक्त आने पर अपने तरह से उन तरीकों पर जनता जवाब देगी वोट के साथ। लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्यों में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़ी वजह बन रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हुए नेता अब वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। वहीं तेलंगाना में इस बार कांग्रेस बड़े फेरबदल का दावा कर रही है। आज भारत राष्ट्र समिति, जी हां, केसीआर की पार्टी अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, बीआरएस के लगभग 50 वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और इसके बाद पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, उनके साथ पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे वो तमाम नेता जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए जरा, सुनिए। बदलाव की हवा पूरे देश में चलती हुई महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं है। बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही। और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहां माणिकराव ठाकरे जी से। अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो इसके बाद तमाम नेता जो हैं अपने अपने कारण बताते हुए मीडिया से भी मुखातिब हुए, ये तमाम नेता पवन खेड़ा के बाद, और उन लोगों ने बताया कि हम कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं। ये है तेलंगाना का हाल। मध्य प्रदेश का हाल आपने जान ही लिया। उधर राजस्थान, अशोक गहलोत की योजनाओं का तोड़ बीजेपी जो है वहां पर राजस्थान में, वो बीजेपी निकाल नहीं पा रही है। और दूसरी बात वहां राजस्थान में महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रही हैं, या कहें तो बीजेपी के पाले में खुद को, या ये भी कह सकते हैं कि जैसा आज की बीजेपी चाहती है उन्हें, जिस ढंग से मोल्ड होना, जिस ढंग से लचीलापन चाहती है उनके साथ बीजेपी, वैसा वो नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी की हालत वहां भी, राजस्थान में भी खराब दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार के आगे बीजेपी पस्त दिखाई दे रही है। पूरी तस्वीर आने वाले चुनावों के अलग अलग राज्यों की आपके सामने यहां है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है। मणिपुर के हालात आपने देख लिया। आइए दोस्तों, तो आज न्यूज पॉइंट में चर्चा यही करेंगे कि क्या राहुल गांधी की दहाड़ से डर गई है बीजेपी? क्या बीजेपी के चुनावी पैंतरे अब कमजोर हो रहे हैं और इसीलिए चुनाव की मुद्रा में, चुनाव नहीं बचाव की मुद्रा में आ गई है बीजेपी? चलिए, चुनाव सामने है और चुनाव की बातें हम बहुत करेंगे।